नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत करते हैं और बीच बहस में आज उस बात पर बहस होने वाली है जिसके परिणाम आने में कुछ समय शेष बचा है। बात है लोकसभा चुनाव 2024 की। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में जितनी तस्वीरें देखी, तस्वीरों के जितने रंग देखे हैं, उनकी कल्पना पिछले चुनावों में नहीं की गई थी। लेकिन अब जब बात है चुनाव की तो कहा जाता है कि चुनाव में नारे और मुद्दे अहमियत रखते हैं, लेकिन इस चुनाव में ना तो नारों की अहमियत देखी गई है और ना ही मुद्दों की अहमियत देखी गई है, क्योंकि मुद्दे कभी आए कभी गए। कुछ को हवा दी गई, कुछ को हवा लगी और कुछ बिल्कुल ऐसे जैसे कि ऐसा कोई पटाखा हो जिसमें बारूदी ना हो, ऐसे पटाखे भी साबित हुए हैं। कुछ नारे और कुछ मुद्दे। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, क्योंकि बिल्कुल जैसे हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं, कुछ मुद्दों की एंट्री ऐसे हुई जिनका पहले चरण के पहले कोई जिक्र ही नहीं था। छठवां चरण हो चुका है, अब तक 90% जो है वो मतदान पूरा हो चुका है सीटों पर। एक चरण का अंतिम मतदान जो है वो बचा हुआ है, जो 1 जून को हो रहा है। इसके बाद 4 जून को आएंगे नतीजे, जिसका सभी को इंतजार है। लेकिन उसके पहले आज हम बात करेंगे कि किसके दावों में कितना दम रहा, किसके दावे और वादे जनता को भाए, जनता ने किन मुद्दों के ऊपर अपने मत का प्रयोग किया और जो आंकड़े दिए गए, यानी चुनाव से पहले ही दोनों ही पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी एग्जिट पोल पहले से दे दिया, यानी हम 400 के पार आ रहे हैं। मतलब जो नंबर का जो आंकड़ा दिया गया है दोनों पार्टियों की ओर से, वो बेहद दिलचस्प रहा और इसी पर आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल चर्चा इसी बात पर है कि कौन कितने पानी में है। दरअसल जिस तरह से बात कही जा रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार चुराने वाले हैं हिमाचल की। प्रियंका कह रही हैं कि अग्निवीर योजना जो है वो रद्द कर दी जाएगी और खटाखट महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे इंडी गठबंधन की सरकार आते ही। लेकिन क्या वास्तव में इंडी गठबंधन की सरकार आ रही है? क्योंकि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, दावे और वादे दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने आरोप लगाया है सरकार चोरी होने का। राहुल गांधी कह रहे हैं अग्निवीर योजना बंद करने की। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए हैं। तो इस तरह की तमाम बयानबाजी हम चाहेंगे कि हमारी सहयोगी ऋषिका मेहमानों का परिचय कराएं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सूरज जी, हमारे साथ दिनेश निगम जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। विभांशु जोशी जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। विभांशु जी, बहुत स्वागत है। रमेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आलोक सिंघई जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। आलोक सिंघई जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रकाश सक्सेना जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा कि अब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि गोवा में, अरुणाचल में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की चोरी की है और अब वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर या भ्रष्टाचार करके हिमाचल की सरकार चोरी करने की फिराक में है। क्या सरकारें चुराई जा सकती हैं? कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टि से कौन किस पर आरोप लगाता है, ये तो कोई एक अलग विषय है। और इस समय जो राजनीति जा रही है उसमें कहीं ना कहीं अपनी बात कम, आत्ममंथन कम, दूसरे पर आरोप लगाने की इस समय राजनीति हो रही है। तो इस समय यही है, सरकारें कोई कभी नहीं चुरा सकता। दल बदल के आधार पर सरकारें जाने का जो सिलसिला 1967 के आसपास शुरू हुआ था, सबसे पहले इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। कांग्रेस से चरण सिंह जी ने त्यागपत्र दिया था और संवित सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश में भी बनी थी। तो कुल में और बाद में फिर ये सारे के सारे लौट करके फिर दोबारा कांग्रेस में चले गए थे। चरण सिंह जी ने नया दल बना लिया था, आधे लोग लौट करके चले गए थे। तो सरकारों का आने जाने का सिलसिला लंबा एक सिलसिले से चल रहा है। भजन लाल जी ने तो एक बार हरियाणा में रिकॉर्ड ही बनाया था कि पूरी की पूरी सरकार बदल करके दूसरी पार्टी में आ गई। तो ये क्रम बराबर चलता चला आ रहा है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में हमने राज्यसभा के चुनाव से और गिनती से भी ये देखा है, वो सरकार संकट में है, वो रह भी सकती है और जा भी सकती है। तो मोटे तौर पर ये परंपरा चलती चली आ रही है। लेकिन अब ये तो राजनीतिक आरोप हैं, तो ये जो लगते हैं वो लगते रहेंगे। ऐसे आरोपों के बीच में भी लोग दल बदल करते हैं और जाते हैं और जाते रहेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा रमेश जी आपने, क्योंकि चुनाव का दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है और ऐसे आरोप लगने के बीच में भी जो दल बदल का जो दौर है वो जारी रहता है, क्योंकि चुनावी माहौल जारी है। 90% अभी तक मतदान हो चुका है आलोक सिंघई जी। लेकिन इस 90% मतदान के बीच 6 चरण में मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। मात्र 57 सीटों पर मतदान जो है वो बाकी रह गया, जो 1 जून को होना है अंतिम चरण में। लेकिन इन 6 चरणों तक क्या स्थिति आपको दिखी? देखिए, आंकड़ों की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, बीजेपी ने एक आंकड़ा दिया कि अब की बार 400 पार। लेकिन एक बहुत अहम मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का जो अंडर करंट रहा, आपको क्या लग रहा है कि जो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है, ये एक चैलेंज साबित हो सकता है बीजेपी के लिए?
400 पार का जो नारा साकार करने में उस सपने को, क्या ये डेंट के रूप में साबित हो सकता है? क्षमा चाहूंगा कि प्रश्न जो है आलोक सिंघई जी से किया गया है, मैं आपके पास आऊंगा वापस। जी ऋषिका जी, दरअसल में ये बात बिल्कुल सही है कि बड़ी मुश्किल है बात कहने के लिए। आप ये देखें कि देश में विकास, ये चुनाव जो है देश की विकास यात्रा का चुनाव है कि विकास यात्रा क्या होगी। क्या आजादी के बाद से देश में जो सरकारीकरण की विचारधारा थी क्या वो होगी, या जिस तरीके से आप कॉर्पोरेटीकरण की विचारधारा है वो होगी। समय समय पे वैल्यूज बदल जाती हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, डिमांड बदल जाती है। आप ये देखें कि एक शायर ने बड़े जोर से अच्छे शब्दों में कहा है कि वो देखिए उनके हौसले किस कदर बल खाए हुए हैं, पिंजरे में कैद है लेकिन पर फैलाए हुए हैं। अब आपको इस समय जो हालात है उनमें बात कहना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में बड़ी मजबूरी थी। इतने बड़े देश को एक साथ नहीं बदला जा सकता, एक साथ ये नहीं कहा जा सकता कि आप फला विचारधारा को माने। आप ये देखें, पहले हम मोबाइल इस्तेमाल करते थे, कॉर्पोरेटीकरण नहीं था, तब हम बीएसएनएल के भरोसे थे। बीएसएनएल के साथ में रहते थे, बिल्डिंग बनी, डेवलपमेंट हुआ, सब हुआ, लेकिन जो मूल डिलीवरी थी, मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी, वो नहीं हो पाई थी। आज जियो आ गया, जियो आने के बाद में लाख आप गाली देते रहे, लेकिन जियो के बाद में जो मोबाइल की कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से जोड़ देगी। ये विचारधारा आप बार बार आप यदि ये बात कहते हैं तो आपको कह दिया जाता है कि आप सरकार जनता विरोधी है, आप जो है रोजगार खाना चाहते हैं। और ये जो बात है ये बीजेपी के साथ में बड़ी बंधनकारी थी और बीजेपी खुलेआम बात नहीं कह पा रही थी कि हमें किस विचारधारा की तरफ जाना चाहिए। अब आप देखिए मनरेगा चालू रखी, मोदी जी आए, मोदी जी के बाद में उन्होंने मनरेगा बंद नहीं की, जबकि मनरेगा का औचित्य नहीं है। मनरेगा किसी भी तरीके से गरीब के लिए हितकारी साबित नहीं हुई है, ना वो सबको रोजगार दे पाई है, फिर हम क्यों जिंदा रखे हुए हैं। ये मजबूरियां हैं बीजेपी के साथ में। इसके बीच में उसको अपनी विचारधारा कहना है कि हम कैसे देश को आगे ले जाएंगे, हम पूंजीकरण कैसे करेंगे, हम ग्रोथ कैसे करेंगे। आप ये देखें, वो एक बात से कह रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके जाएंगे। भाई आपको पूंजी बढ़ाना पड़ेगी, इस बात पे लेके जा रहे हैं। जॉब्स बढ़ाएंगे ये कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि हम इतनी सरकारी नौकरियां देंगे। कांग्रेस का कैंपेन ही ये इस बात के लिए है कि सरकारी नौकरी देंगे, जबकि सरकारी नौकरी संभव नहीं थी, आजादी के बाद से नहीं दी जाई। तो ये जो है ये विचारधाराओं का स्पष्ट अंतर है दोनों के बीच में, और देश को तय करना है कि उसको किस दिशा में जाना है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनौती है। रोजगार की जैसे बात की जाती तो हाँ, सरकारी नौकरियां नहीं दी गई, सरकारी नौकरियां दी नहीं जा सकती, लेकिन रोजगार बढ़ा है, पूंजी बढ़ी है। आज सड़कों पे कार की संख्या जितनी है, आप जितने आधार पे लोगों के साथ में साधन है, शराब का खपत जिस तरीके से बढ़ी है, ये बताता है कि लोगों के पास में पूंजीकरण बढ़ा है। ऐसे में उसको अपनी बात कहना चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी ये बात नहीं कही। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार थी, ये सरकार भी नहीं समझा पाई कि हमें किस विचारधारा को लेके आगे बढ़ना है। वो भी सरकारीकरण की पूंछ पकड़ के चल रही थी। तो ये जो स्थितियां हैं बीजेपी के लिए दिक्कत वाली हैं, वो समझा नहीं पा रही, ये बात सही है। लेकिन ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पे युवा वर्ग है, उसने समझा है कि हमें विकास के किस रास्ते पे जाना है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को उतना डेंट नहीं होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा आलोक सिंघई जी की ये देश के विकास का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन चीजों को जैसा प्रस्तुत करना चाहिए था बहुत हद तक कामयाब हो पाई है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर वो अपना पक्ष पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ एक बात जरूर आ जाती है, विभांशु जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा कि बात जब हम कर रहे हैं देश के चुनाव की, और एक तरफ चुनाव आयोग नोटिस कर चुका है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नोटिस दिया जा चुका है कि सेना पर, धर्म पर इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। भाषणों में सेना का उल्लेख ना हो या फिर मंदिर की बात ना हो, धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात ना हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज भी प्रियंका गांधी ने जो बात कही है या राहुल गांधी ने जो बात कही है कि हम सत्ता में आते ही अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे और अग्निवीर योजना को फाड़कर फेंक देंगे, क्योंकि इसमें सेना का विभाजन किया गया है। आरोप लगाया जा रहा है दोनों के द्वारा, राहुल के द्वारा और प्रियंका के द्वारा आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और जब सेना के ऊपर कह दिया गया है कि आपको बोलना नहीं है कि सेना का विभाजन किया गया, सेना के 2 टुकड़े कर दिए गए, अग्निवीर योजना जो है युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है, उसके बावजूद भी लगातार इस तरह की भाषणबाजी किए जाना और वो योजना
जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी, जैसा कि अभी आलोक सिंह जी ने कहा कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है सरकार के पास, लेकिन यदि उनको 4 साल के लिए, कुछ समय के लिए यदि सेना में भर्ती किया जा रहा है तो स्वाभाविक बात है कि उनके संसाधन जुटेंगे, वो उतने समय के लिए बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। उसके बाद जो इस पर टिप्पणी करना कितना जायज है? बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का जिस तरीके से हिमाचल में ये बयान अभी आया जी। और उन्होंने उसे ट्वीट भी किया। हाँ। उसमें वो कहते हैं कि हम 2 तरीके के शहीद नहीं बनने देंगे। हाँ। अब आप देखिए, शहीदों को भी आपने 2 तरीके के बना दिया। जी। अग्निवीर वाले जो होंगे उनको अलग तरीके का शहीद बता रहे हैं। इस तरीके का जो सेना के अंदर का वो माहौल राहुल गांधी जी बिगाड़ना चाह रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना कभी भी भारत की राजनीति का हिस्सा नहीं हुई। भारत में पाकिस्तान की तरह माहौल नहीं है। भारत लोकतंत्र का एक मजबूत खंबा है और कई 75 सालों से हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है। उसे सेना के साथ इस तरीके से सेना को असुरक्षित बताना, सेना के अंदर 2 तरीके के फाड़ पैदा करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना को तो कभी देखिए, हमारे मंत्रालय का नाम भी होता है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय अर्थात जब कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो हम भारत उसे घुसकर मारता है। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे में सेना को घुसकर मारने की ताकत हमेशा बनी रहनी चाहिए। सेना के मन को यदि आप कमजोर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देखिए, जहां तक रोजगार की बात है, सरकार अपने सक्षम माध्यमों से रोजगार को पैदा करती है। सरकार के एक समूह ने इस बात को देखा कि एक अग्निवीर योजना लेकर आएंगे, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ में हमारी सेना की भरपाई होगी और हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सेफ होंगे। वहां पर लोग जाके अपनी राष्ट्रभक्ति को जो है उसको प्रदर्शित कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी जी जब ट्वीट करते हैं तो बड़ी अजीब भाषा बोलते हैं। उसमें वो इंडिया गठबंधन नहीं बोलते। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं इंडिया सरकार उसे खत्म कर देगी। अब देखिए, आप कितना भ्रमित कर रहे हैं देश को। इंडिया सरकार का क्या तात्पर्य है? क्या संविधान में इस तरीके की भाषा किसी को लिखने का अधिकार है? वो लिखें इंडी गठबंधन लिखें या लिखें इंडिया गठबंधन, यदि उनके संगठन का नाम है। तो इस तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक अपना प्रयास राहुल गांधी जी कर रहे हैं। साथ में ही मैंने पढ़ा कि उन्होंने अभी अपने ट्वीट में हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा, वो भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात उन्होंने मीडिया को लेकर कह दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब के मामले में प्राइस फिक्सिंग है। और कौन लोग मिलकर प्राइस फिक्सिंग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी, अदानी जी और मीडिया। अब यदि आपके पास मीडिया को लेकर प्राइस फिक्सिंग का ऐसा कोई भी दस्तावेज है तो फिर मैं कई बार कह चुका हूं, ऐसा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जाकर अपनी बात को रखें। इसी तरह दूसरी तरफ हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर्म युद्ध में और राजनीतिक मैदान में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। वो एक तरफ तो राजनीतिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल में रामेल नाम का जो चक्रवाती तूफान आया उससे बचाने के लिए उन्होंने एक बैठक करी और आपने देखा कि किस तरीके से उसमें सुरक्षा तटीय क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा उच्च स्तरीय बैठक की, पूरा टास्क लिया, कितने लोग वहां जाएंगे। तो उस तरीके से प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो राजनीति छोड़कर देश को कहीं भी असुरक्षित हाथों में देना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का यह बयान या राजनीति में धर्म, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी जब 2014 का अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उन्होंने उसमें साफ तौर पर कहा था, राम जन्मभूमि को उन्होंने सांस्कृतिक मुद्दा बताया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि संवैधानिक तरीके से जो भी रास्ते होंगे उसके तहत उसमें वहां पर विकास किया जाएगा। संविधान के तहत जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया उसके माध्यम से हमने देखा कि एक भव्य राम मंदिर वहां पर, रामलला का भव्य राम मंदिर बना, लेकिन किसके दायरे में? संविधान के दायरे में। तो चुनाव आयोग का ये अधिकार बनता है कि आदर्श चुनाव संहिता के तहत लोकतंत्र में चुनाव हैं और राजनीति में कहीं भी धर्म और सेना का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चीजें हैं कि धर्म में राजनीति का समावेश, क्योंकि राजनीति स्वयं अपने आप में एक धर्म है और उसमें उस धर्म का समावेश नहीं किया जाना चाहिए। ऋषिका।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी। और जिस तरह से धर्म और सेना की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि राजनीति में इस तरह के ना तो शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और जिस तरह से इंडिया सरकार को लेकर अगर बात की जा रही है तो संविधान में कहीं भी इस तरह के वाक्यों को लिखना या इस तरह के शब्दों को लिखने की परमिशन भी नहीं दी गई है। प्रकाश सक्सेना जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब भ्रष्टाचारियों को लेकर बात की जा रही है, और जैसे भी विभांशु जी ने बताया कि जिस तरह की बातें हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के साथ मिलकर और बाकी जिनका नाम लिया गया कि जो फिक्सिंग वाला काम है वो किया जा रहा है, मैं इस पर आपसे पूछना चाहूंगी। अब देखिए, इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ईडी सबसे पहले, जिसका दुरुपयोग बीजेपी ये कर रही है, वो आरोप लगाते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ईडी सबसे पहले मोदी से अडानी को लेकर सवाल पूछेगी। इस पर आप क्या कहेंगे, और ये फिक्सिंग वाली बात पर आप अपनी राय जानना चाहूंगी मैं। तो आपकी बात पर जैसे विभांशु जी ने कहा कि संविधान में इंडिया शब्द नहीं दिया, इंडिया संविधान के अनुच्छेद 2 में भारत दैट इज इंडिया वो दिया है, मतलब इंडिया सरकार हो सकता है लेकिन मोदी सरकार कहीं नहीं दिया है, ये आप लोग स्पष्ट करें, है ना। दूसरी चीज मैंने देखा सारा तंत्र प्रभावित है आजकल। एक वो बात और बहुत दिनों से खटक रही थी, इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण नहीं की ना, कांग्रेस की ग्रहण की। इंडिया गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया, पर मैं देखता हूँ बहुत से पत्रकार और बहुत से चैनल उसको इंडी बोलते हैं। वो बीजेपी बोले, वो विपक्षी पार्टी है, परंतु मैंने देखा कि मीडिया भी उसी सुर में, एक राजनीतिक दल के सुर में अलापता है। अब आपने दूसरी बात कही ईडी की, तो ईडी का दुरुपयोग अभी यदि आप सुप्रीम कोर्ट की लगातार आपने डिबेट सुनी हो तो वो एक तरफा दिख रही है। ईडी जो पीएमएलए जो बनाया गया है, जिसपे मैं देख रहा हूँ कि मीडिया उस पर खुल के उसकी धाराओं को डिस्क्राइब अभी तक नहीं कर पाया, जिसका दुरुपयोग विपक्ष के खिलाफ हो रहा है। आर्थिक अपराध का मामला है तो पीएमएलए में रजिस्टर्ड हो रहा, हेमंत सोरेन का मामला राजस्व से संबंधित मामला है तो पीएमएलए में उसी आर्टिकल सेक्शन 19 को लेकर ही डिबेट सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और चूंकि उसमें सर्वोच्च न्यायालय को ही समीक्षा का अधिकार है, इसलिए जमानतें नहीं होती। और वो ही जैसे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को देखा होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड आप क्या सोचते हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, सरकार द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है, लेकिन उस पे किसी ने उतनी डिटेल में बहस नहीं किया आज तक। वो पूरा पूंजीवाद का एक तंत्र ढांचा दिखाई देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे। कभी आप उसकी एक जो 5 अमेंडमेंट किए सरकार ने, उसकी असंवैधानिकता को जिस तरह से लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसे असंवैधानिक बताया है, उस पे बिल्कुल नॉर्मल हो गया मामला, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही कि यदि ये नहीं लाते तो स्पष्ट नहीं हो पाता, फिर चंदे की कभी जानकारी ही नहीं आती। सरकार कहाँ स्पष्ट कर रही थी, उसके लिए 5 जजों की बेंच तक जाना पड़ा ना, आम आदमी ला पा रहा था, और सरकार ने लगातार छिपाया। सरकार ने उसका जो यूनिक कोड नंबर था उसको मना किया, एसबीआई ने मना किया। वो एक सजग पत्रकार थी, वो अच्छा अग्रवाल उसका नाम है, मैं भूल रहा हूँ, उसने 1-1 हजार के इलेक्ट्रल बॉन्ड पहले खरीद लिए थे सही समय पे। उसको भी ये बोला गया था कि इसका कोई यूनिक नंबर नहीं है। फिर उसने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा, तब उसमें पता चला कि इसका कोड है। मतलब सरकार, एसबीआई सब छिपा रहे थे। ये ऐतिहासिक घोटाला है और ये पूंजीवादी घोटाला है जो हमारे आलोक सिंह जी कह रहे थे। आप बताइए, ये सरकार नारों से चली गई थी। 2014 के नारे आप याद करिए, जिसको आज नकार रहे हैं उन नारों को। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, तो क्या आप छल रहे थे देश को? वो जो आंदोलन था, अन्ना मूवमेंट था, वो किसके खिलाफ था? जन लोकपाल के लिए वो आंदोलन था। आपको वो जन लोकपाल मिला? इससे अच्छा जन लोकपाल तो कांग्रेस देने को तैयार हो गई थी, बातचीत करने के लिए तैयार थी। आपने एक जोकर जैसा जन लोकपाल, जिसको कुछ शिकायत डालना पसंद नहीं करता, आपने वो जन लोकपाल बनाकर दे दिया। पूरे देश को ठगा गया। हमें करप्शन था कांग्रेस की सरकार पे। सरकार पे जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया है, सरकार जवाबदेह होती है जनता के प्रति। लेकिन ये सरकार जवाबदेही से मुक्त होती गई। इसने जन लोकपाल देने की बजाय उस समय हाँ करते रहे। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी, अभी कमला बेनीवाल जी का भी हफ्ते 10 दिन पहले निधन हुआ है, वो राज्यपाल थी गुजरात। उनकी कभी पटरी नहीं बैठी लोकायुक्त की नियुक्ति के कारण। लोकायुक्त भ्रष्टाचार को लगाम लगाने वाली संस्थाएं है ना, उसकी नियुक्ति के लिए उनका मतभेद चलते रहे। लेकिन जन लोकपाल के नायक कौन बने? आप केजरीवाल को गाली बकते, पर क्या किरण बेदी, कर्नल वीके सिंह, ये नहीं थे क्या जन लोकपाल के पक्ष में? ये अचानक कहाँ गुम हो गए कि जन लोकपाल नहीं चाहिए? हमें चाहिए था सरकारी तंत्र में निगरानी। सरकारी तंत्र बहुत जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन में जितना घोटाला हो रहा, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया लोक नीति का, उसमें 1% लोगों के पास 40% संपत्ति कैसे पहुंच गई?
हमारे को पूंजीवाद के इस दिशा में ले जाना कि कुछ गिने चुने हाथों में पूरी देश की पूंजी चली जाए। ठीक है कि हमें पूंजीवाद का गुलाम बनाना है इस देश को, कि जनता के लिए एक लोकतंत्र चाहिए। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि ये पूंजीवाद के लिए किया गया एक उपक्रम था, लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं ये देश की जनता के मन में किस तरह से घर बना पाई हैं, स्थान बना पाई हैं, नहीं बना पाई हैं। हालांकि देश की जनता, जिस तरह से हमने चुनाव के पहले चरण के मतदान से ही ये देखा था कि मतदाता का मौन जब मुखरता पकड़ेगा तब इसकी दिशा कुछ और होगी। हालांकि मतदान के प्रतिशत को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार शुभकरण पांडे जी। शुभकरण पांडे जी, आपका स्वागत करता हूं, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दिनेश निगम जी, आपसे जानना चाहूंगा, बात हुई आर्थिक तंत्र की, बात हुई जिस तरह से पूंजीवाद की बात हुई है, लेकिन यहाँ एक बात हुई है कि पिछले 10 सालों में सरकार या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत करती है उसमें ये कहते हैं कि 2014 में हम विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था थे, लेकिन वर्तमान में हम 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंच गए हैं और हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। यदि पूंजीवाद की बात कही जा रही है, पूंजी बढ़ाने की बात की, जैसे आलोक सिंह जी ने भी कहा कि रोजगार के अवसर, सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकते लेकिन रोजगार अवसर प्रदान किए जा सकते हैं या फिर लोगों को सक्षम बनाया जा सकता है, उस दिशा में काम किया जा सकता है या किया गया हो। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपसे जो प्रश्न कर रहा हूं उसका आशय यह है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए थे कि जो सरकारी कर्मचारियों का फंड होता है जिसे हम पीवीएफ कहते हैं, पीएफ फंड के 1,80,00,000 खाते खुले हैं। यदि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो ये खाते कैसे खुल गए? फिर बेरोजगारी की बात कही जाती है, तो यदि ये खाते खुले हैं, इसमें राशि जमा हो रही सरकारी कर्मचारियों की, भविष्य निधि जमा हो रही है, तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं देश में आर्थिक विकास बढ़ रहा है। तो फिर ये बात कितनी सही हो जाती है जो बात अभी प्रकाश सक्सेना जी ने जो बात कही कि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश की सारी संपत्ति चला जाना? नहीं, देखिए, ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण क्या, ये तो सामने दिख रहा है। और एक नहीं, आप हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के सोशल मीडिया हाहाकार मचाए हुए है ये भारतवर्ष के इस लोकतंत्र, ये 2024 के चुनाव को लेकर के। ऐसा कोई दिन नहीं रहता जिस दिन हमारे देश के अच्छे नामी गिरामी जो पत्रकारों में जो लोग गिने जाते थे, जिनका असेसमेंट ही ये ऐसे इतना बढ़िया होता था कि बहुत सटीक साबित होता था, आज वो भी इस बात को लेकर के कितनी चिंतित है और कितने माने गंभीर है कि उन्होंने इसका कितने उसमें खुलासा किया कि ये जाकर के देश का जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र का ये 2024 का चुनाव जाकर के यहाँ से देश से जाकर के वो सर्वोच्च न्यायालय में जाके सिमट गया है ना। हर आदमी की नजर जो है वो ईवीएम में लगी हुई है, जहां भी देखो ईवीएम। ये ईवीएम की शुरुआत या ईवीएम का मुद्दा उठा क्यों? आखिर चुनाव के कारण ही ना ईवीएम सामने आया ना, है ना। सवाल आपने कहा पूंजीवादी जी 100% ये जो है मैंने ये तो साबित है, आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इस बात में कोई गारंटी मैंने दो राय नहीं है कि देश में ऐसे पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया गया है, ऐसे हैं जो कहीं से भी भिखारी नहीं थे, कहीं से भी गरीब नहीं थे, उनके लिए आपने 8,000, 16,000, 22,000 उनके कर्जे माफ कर दिए। और इधर आप 80,000 करोड़ जो जनता है, आप जो है उसको जिसको दाल चावल और उसमें जिला रहे हैं आप, है उसको निहत्ता बनाया आपने करा, आपने उसके तरफ तो ध्यान नहीं दिया। आपने आलोक जी ने एक बात और की, 2014 की बात आलोक जी ने करी। सवाल ये 2014 में यही मुद्दे उठे थे, महंगाई बेरोजगारी का ही मुद्दा उठा था, पेट्रोल सड़कों पे उतरे थे। आज आप सरकार में आ गए तो ये सब भूल गए। आप कहते हैं रोजगार हम देंगे, रोजगार के साधन बना रहे। आपकी बात काट रहा हूँ, क्या आप राहुल गांधी के उस बयान के पक्षधर कहे जाएंगे अपने इस वक्तव्य के बाद कि जो उन्होंने कहा कि 22 परिवारों को 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया है? बिल्कुल नहीं, ये राहुल गांधी ने भी जो है जनता को चूतिया बनाने के लिए बोला है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अगर राहुल गांधी ने इतना, चूंकि राहुल गांधी तो आज पावर में भी नहीं, लेकिन जो सरकार का मुखिया है, अगर वो मैंने उसके स्टेटमेंट आपने देखे सोशल मीडिया में किस तरह टिप्पणियां की जा रही कि देश का प्रधानमंत्री के भाषण अगर अपन आंकलन करें 2, 4, 10 भाषण है तो बड़ा वो लगता है, बड़ा दुख होता है, आत्मिक दुख होता है, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं। आत्मिक दुख होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहा है। चुनाव में बोलने के लिए और भी तो कई तरह के मुद्दे हैं ना, आप और भी कई बातें कर सकते हैं ना। लेकिन ये जिस तरह से आप राहुल का नाम ले, राहुल ने भी अपनी जगह जनता को छुट्टियां बनाने के लिए ये मुद्दे बनाए। इस शब्द को मैं पूरी चर्चा से विलोपित करने चाहूंगा क्योंकि संवैधानिक शब्द भी हो सकता है, आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन यहाँ एक बात याद जरूर आ जाती है कि एक दूसरे पर आरोप लगाना, व्यक्तिगत टिप्पणी करना और व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पहले चरण से 6वें चरण तक आरोपों की धार और तेजी होती गई है। लेकिन ऋषिका, यहाँ एक चीज जरूर देखी गई है कि देश की जनता की बात, देश की बात कही गई कि देश दांव पर है,
देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मंदिर खतरे में, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सामने जो आना बाकी रह गई थी कि वास्तव में देश की स्थिति क्या है और देश के जो चुनाव हो रहे हैं किस स्थिति में हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी, क्योंकि देश की स्थिति की आप बात कर रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि राजनीतिक दल, हिंदू, मुसलमान, आरक्षण, इन सब को लेकर बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आजादी के इतने साल बाद भी आज वो समुदाय किस कगार पर खड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ शुभकरण पांडे जी भी जुड़ गए हैं। शुभकरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, छठवें चरण तक जो मतदान है वो हो चुका है और सिर्फ एक चरण का यानी अंतिम चरण का मतदान बचा हुआ है, और अंतिम चरण के मतदान में भी सिर्फ हम देख रहे हैं आरक्षण का शोर है। ये सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि इतने साल बाद भी ये जो समुदाय है, आरक्षण को लेकर बात की जा रही है, किस कगार पर है? दूसरा, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर किस तरह से इसको देखते हैं? कौन से मुद्दे जनता के ऊपर हावी हुए? क्योंकि अब जो स्थिति है वो बेहद साफ हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ अंतिम चरण बचा है। ऐसा है रिस्का जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये पांचवा चरण है, तो वोटिंग तो हो रही है और अपने हिसाब से जहाँ जहाँ जो चुनाव आयोग है, अन्य लोग है, प्रयास कर रहे हैं कि लोग घरों से निकले और वोटिंग परसेंट अच्छा बढ़े। और जहाँ आप दूसरी बात आपने कहा कि आरक्षण की बात, तो देखिए आरक्षण तो एक जहर है। अब आज राहुल बाबा जिनकी आप नाम ले रहे थे, वो कह रहे हैं जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, है ना। तो हम कहते हैं इस देश में क्या अन्य जातियों को रहने का अधिकार नहीं है? हम तो कहते हैं कि कह दीजिए ना कि योग्यता के आधार पर आरक्षण दिया जाए। आखिर इस देश में क्या जो विभिन्न विषयों पर लोग हैं जो आज विद्या अध्ययन करके आ रहे हैं, आज बताइए हमारा बच्चा यदि पढ़ता है और उसको जाके 60% उसका आता है, मान लो 80%, 90% आ रहा है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। इस देश में आरक्षण एक जहर है, और यदि आपको आरक्षण देना है तो आप योग्यता के आधार पर आरक्षण कर दीजिए, है ना। तो आरक्षण आज जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है और जो पढ़ लिख करके आज जो तैयार होता है उसको तो आरक्षण मिलता नहीं। यदि उसका 60%, 40% व्यक्ति आने को आरक्षण देकर उसका चयन किया जा सकता है। हम कहते हैं इस देश पे यदि वास्तविक देश के प्रधानमंत्री सक्षम है और देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं तो इस देश पे योग्यता के आधार पर आरक्षण दीजिए और आपका स्वागत करते हैं। हम किसी की योग्यता और टैलेंट और विद्वत्ता का मार थोड़ी कर रहे हैं। अरे बाबा अम्बेडकर साहब ने आरक्षण दिया था और कहा था, जब संपत्ति इलाके थे, जब राजा महाराजाओं का राज्य था, तो कहा था कि भाई दिन दुनिया के साथ शोषण न हो, एक सीमित व्यक्ति का आरक्षण दिया था। आज आरक्षण लोगों के लिए क्या बन गया है, वो शब्द कहना चाहते हैं। हर व्यक्ति कहता साहब आरक्षण चाहिए। आज आप देख लीजिए, कल बहस हो रहा है कि ममता जी ने क्या किया कि साहब इतने % इनका आरक्षण बांट दिया। हम कहते हैं कहीं ना कहीं आरक्षण के जाति पर जाति विभाजन हो रही है। आरक्षण के बाद जाति का संकट काल हो रहा है। हम कहते हैं योग्यता दीजिए ना, योग्यता के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मोदी जी इस आरक्षण के प्रति विचार करें। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा चुनाव का एजेंडा क्या है? राहुल बाबा के पास क्या मिशन है? मोदी जी कह रहे हैं, अभी कुछ विद्वान पत्रकारों ने कहा कि आज देश में महंगाई बहुत बड़ी है, बेरोजगारी बहुत लंबा है ना। बेरोजगारी और महंगाई, बेरोजगार युवा घूम रहे, आखिर सरकार इस दिशा पर चर्चा क्यों नहीं कर रही? आज 9 साल 10 साल में प्रधानमंत्री ने अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों पेश नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए कि हमने 9 साल में ये विकास किया, हमने 9 साल में ये रखा, लेकिन रिपोर्ट कार्ड नहीं है। महंगाई बढ़ी है। पांडे जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना वचन पत्र जो है, संकल्प पत्र घोषित किया, तब उन्होंने कहा था कि ये हमारा पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है और आगामी आने वाले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी है कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारा विजन 2047 का है। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रिपोर्ट कार्ड रखा, आप उठ करके उसको देखिए, 10% भी उस पर काम नहीं हुआ। 10% काम हुआ हो तो आप देखिए आप। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखिए ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में हर पार्टी के व्यक्ति अपना मतदान करते हैं। आज देश में कर्जा कितना है आप देख लीजिए, और देश में जब इतना कर्जा है और आपके पास उद्योग नहीं, आपके पास फंड नहीं, आपके पास आय नहीं, तो आप रोजगार कहां से देंगे? पहली प्राथमिकता सरकार को रखना चाहिए कि हमारे पास आय क्या है, हमारे पास व्यय क्या है। तो आय आज कितना देश का यदि कर्जा उठा लीजिए, 1,80,000 करोड़, इससे भी ज्यादा कर्जा है यदि आप उठा लीजिए देश में, तो देश में कर्जा कितना है और महंगाई है। और महंगाई और बेरोजगारी के कारण सूरज जी आज आम आदमी की इच्छा, राज्यों में आप देख लिए कितने टैक्स हो गए हैं, कहीं सेल टैक्स, कहीं इनकम टैक्स, कहीं आय टैक्स। कम से कम आम जनता के ऊपर 10 टैक्स ठोके गए। आम आदमी कैसे जीवन जिए? ठीक है, वापस आता हूँ। जैसा आपने कहा कि देश में आम आदमी का जीवन जीना मुहाल है, दूसरी तरफ बात हुई कि देश के
कुछ परिवारों को या कुछ प्रतिशत 1% लोगों के पास 40% पूंजी हो जाना भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि बात जहां समानता की करें, बात आरक्षण की हुई, लेकिन यहाँ एक बात और करना चाहूंगा रमेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक बयान आया जेपी नड्डा जी की ओर से, उन्होंने खुद को, अपनी पार्टी को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को सक्षम बनाया। उस बयान के बाद में कांग्रेस को आरएसएस की चिंता होने लगी और अब कांग्रेस यह प्रचारित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को खत्म कर देगी। कांग्रेस की चिंता कितनी लाजिमी है, क्योंकि यही वो कांग्रेस है जो कभी आरएसएस को निशाना बनाना चाहती थी, यही वो कांग्रेस है जिसने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, और अब उसी कांग्रेस को चिंता हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को खत्म कर देगी। उस एक बयान, उन्होंने बताया था कि हम सक्षम हैं, ये नहीं कहा था कि हम आरएसएस को खत्म कर देंगे। जेपी नड्डा का जो बयान था, उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। तो अब उस बयान को लेकर किस तरह की बातें जो सियासी गलियारे हो रही है, खासतौर से चुनाव के समय पर जो हो रही है, क्योंकि आरएसएस का अपनी कार्यशैली है। आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं बताता है खुद को, भारतीय जनता पार्टी अपनी शैली पर कार्य करती है, उसके बावजूद कांग्रेस की चिंता कितनी वाजिब है? कुल मिलाकर के आपने दो बात कही। पहली बात तो आपने कही कि कोई रिपोर्ट है जिसने कहा कि 40% पूंजी जो है वो 1% लोगों के पास है। जी। मुझे इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह है। जी। उसका एक कारण है कि भारत में अगर आप देखें तो कितनी भूमि है, तो वो क्या 40% भूमि का 1% लोगों के पास में सारी की सारी कृषि भूमि। भारत में कुटीर उद्योग से लेकर के बड़े उद्योग तक है। ये ठीक है कि जो बड़े उद्योग 40%, यहाँ पूंजी को आप अलग कर लीजिए, बड़े उद्योग हो सकते हैं कि बड़े उद्योग 40% किसी 1% को हो। पूंजी जो है वो आम आदमी के पास पूंजी है, पूंजी बाकायदा वितरित हो रही है, पूंजी परिचालन में है। पूंजी के परिचालन के कारण ही भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था पर आया हुआ है। तो कुल मिलाकर के कितनी स्वतंत्रता के बाद कितनी सारी ऐसी रिपोर्ट हैं जो योजना पूर्वक कूटनीतिक डाटा के साथ भारत में भ्रम फैलाने के लिए इस तरीके से तैयार हैं, तो मैं उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज करता हूँ, मान करके चलिए। तो दूसरे जो आपने कहा कि उन्होंने जो कहा है कि वो आत्मनिर्भर है और संघ को है, तो मोटे तौर पर सबसे पहले तो भाजपा की वर्किंग को और आरएसएस की वर्किंग को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग आरएसएस की वर्किंग को और भाजपा की वर्किंग को नहीं समझते वो इस तरह के सवाल उठाते हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने उठाया। राहुल गांधी जी ने जो भी सवाल उठाए हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो सलाहकार मंडल है उस पर तो प्रश्न चिन्ह लगाता ही है। अब इस मुद्दे पर आरएसएस जो है वो एक सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है और राष्ट्र के लिए वो काम करता है, वो राजनीति में बिल्कुल काम नहीं करता। और अकेला भाजपा ही नहीं, करीब 50-60 उनके संगठन ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। कोई विद्यार्थी परिषद में काम करता है, कोई युवा में काम करता है, कोई विद्या प्रतिष्ठान में काम करता है, कोई सामाजिक समरसता में काम करता है, राष्ट्र सेविका समिति उनके एक अलग काम कर रही है, फिर एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उनका काम करता है, एक सिख संगत उनकी काम करती है। तो उनके अलग अलग क्षेत्रों में, मजदूर संघ उनका एक काम करता है। तो उनके अलग अलग क्षेत्रों में जो भी संगठन काम करते हैं वो सारे संगठन इंडिपेंडेंट हैं। वो कहीं ना कहीं आरएसएस पे भरोसे में नहीं है, वो पहले दिन से अपना काम करते हैं। केवल नीति और सिद्धांत के मामलों में साल में 1 बार 2 बार 3 बार उनकी बैठकें होती हैं, उसमें जाकर के प्रमुख काम करते हैं। इसके अलावा एक और बात भी है, एक ये भी है कि आरएसएस के कई जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा में जाकर के काम करते हैं। तो मोटे तौर पर वो भाजपा एक इंडिपेंडेंट संगठन है, आरएसएस एक अलग संगठन है। ये ठीक है कि वो मात्र संगठन है, इसको हम उसी प्रकार समझना चाहिए। एक बच्चा जब छोटा होता है तो माँ उसको हाथ में लेकर के चलाती है, उंगली पकड़ करके चलाती है। जब बच्चे के पैर मजबूत हो जाते हैं, बच्चा अपने ढंग से घूमता है। तो वो मात्र संगठन है आरएसएस। भाजपा नीति सिद्धांत के मामले में उससे मार्गदर्शन लेता है और जो कि लेता रहेगा। इसके अलावा आपको अगर एक बात और याद हो, सरसंघ चालक जी ने जो इससे पहले के सरसंघ चालक जी थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि जो भी राजनीतिक दल अगर हमसे कार्यकर्ता मांगेगा तो हम उसको भी दे देंगे। मुझे आपके द्वारा बताए हुए एक प्रसंग याद आ रहा है, कश्मीर के चुनाव के समय का, हिमाचल के चुनाव के समय का, जब संघ ने किसी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया था। ऐसा कुछ वाक्य आपने एक बार बताया था। निश्चित रूप से मोटे तौर पर समझ लीजिए, जिन दिनों जनसंघ का समय था वो जनसंघ सीमित था। ये 1971 के युद्ध की बात है। 1971 के युद्ध में जो संघ प्रमुख हुआ करते थे गुरुजी, उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा। वो मैसेज अटल जी ने पहुंचाया था। अटल जी ने अपनी ओर से दुर्गा का अवतार नहीं कहा था। विशेष हवाई जहाज से इंदिरा जी ने विशेष हवाई जहाज से अटल जी को नागपुर भेजा था। और वहां पर उन्होंने, चूंकि मोबाइल तब हुआ नहीं करते, लैंडलाइन होते थे, तब अटल जी गए और अटल जी की सूचना पर गुरुजी ने इंदिरा जी से बातचीत की। तो दुर्गा का
जो स्वरूप या दुर्गा की शक्ति उनके अंदर वो संघ प्रमुख जी ने बताई थी। और उस युद्ध के बाद जो चुनाव हुए, संघ ने एक अंडरस्टैंडिंग थी, संघ के फैसले कोई लिखित नहीं होते, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। सीमा प्रांतों के वो राज्य जहां पर जनसंघ या दूसरा कोई प्रमुख दल नहीं है और वहां अगर कांग्रेस का उम्मीदवार है तो उसको निश्चित रूप से उसको सपोर्ट किया ही। और उस वक्त जम्मू जैसी सीट जो है वो पहले जो जनसंघ जीत चुकी थी, उसके बाद उसको कांग्रेस में मिली। तो जो सीमा प्रांतों पर ये उस समय संघ ने निर्णय लिया था। तो मोटे तौर पर आज भी अगर आप देखें, अन्ना हजारे के आंदोलन में सारी की सारी जल की व्यवस्था किसने की थी? सारे संघ के स्वयंसेवकों ने की थी। जेपी का जो आंदोलन महंगाई का चला था, 50 साल हो गए महंगाई के आंदोलन को, देश भर में गोलियां चली, तो पर्दे के पीछे से सारी की सारी व्यवस्था संघ के स्वयंसेवकों ने की थी। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, 1962 का जब चीन का युद्ध हुआ था, किसी वजह से भारत की सेना, हम उसके लिए तैयार नहीं थे, बहुत सारी समस्या आई थी, तो संघ के स्वयंसेवक सैनिकों को भोजन और अन्य व्यवस्था करने के लिए सीमा पर गए। और उसके लिए स्वयं नेहरू जी ने 1963 में जो दिल्ली के जो मैदान है उसमें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में संघ के स्वयंसेवकों की एक टोली उसमें 1963 में बुलाई उन्होंने। तो कुल मिलाकर के संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र संस्कृति के लिए चुपचाप काम करते हैं। कांग्रेस की जो चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी संघ को खत्म कर देगी, ये कितनी वाजिब है? नहीं, ये तो उनका अपना कहना है कि संघ जो है वो एक विचार है, संघ के संगठन ऊपर नीचे होते हैं, संघ एक विचार है राष्ट्र संस्कृति का। और सनातन शब्द का अर्थ होता है कि जिसका कभी नष्ट ना होना, जो समय के साथ आरंभ होता है। तो मोटे तौर पर संघ जो है वो एक प्रकार से सनातन परंपरा पर काम करता है, राष्ट्र संस्कृति के लिए काम करता है। संघ तो रहेगा। 3 बार प्रतिबंध लगा। आप मुझे बताइए, योजना पूर्वक 1948 में जब गांधी जी की निर्ममता पूर्वक हत्या हुई, योजना पूर्वक उसने संघ को फंसाया। और उसमें जब न्यायिक जांच आयोग बना, शायद सरकार जांच आयोग था या नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उसने क्लीन चिट दी कि संघ का कोई हाथ नहीं है। उसके बाद भी महाराष्ट्र में संघ के स्वयंसेवकों के घर हमले हुए और हत्याएं हुई हैं। और विशेषकर चित्त पावन ब्राह्मणों के खिलाफ जो अभियान चला है महाराष्ट्र में, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन इतिहास में रमेश जी, और जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं, 3 बार प्रतिबंध के बावजूद भी अगर संघ है तो संघ रहेगा। ठीक है रमेश जी, और जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि चुनावी दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। और इसी बीच कांग्रेस ने जो कहा कि अगर बीजेपी जीती तो आरएसएस को खत्म कर देगी, ये भी इसी चुनावी बयानबाजी का एक हिस्सा है। लेकिन आलोक सिंघई जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं देश में हो रहे चुनाव की, देश में हो रही स्थिति की, और क्या राजनीतिक दलों ने जो दावे और वादे किए हैं उनको कितना पूरा किया जाएगा, जनता ने इसको कितना स्वीकारा है, कितना नकारा है। और यहाँ पर जो बीजेपी एक बात और कह रही है, जिस तरह से कांग्रेस अब आरोप लगा रही है, क्योंकि देखिए आंकड़ों को लेकर बात की जा रही है, कोई 400 पार कह रहा है, कोई कह रहा है 400 भी नहीं आएंगे, 200 भी नहीं आएंगे, आप उससे कम में ही सिमट कर रह जाएंगे। तो जब आंकड़ों की बात हो रही है, बीजेपी ये कह रही है कि भाई आप उत्तर प्रदेश में या जो राज्य में हम हैं पहले से सशक्त हैं, वहां पर आप हमारी सीटें कम कर रहे हो, बल्कि हम तो अब दक्षिण में भी अपने पैर जमाने जा रहे हैं और वहां पर भी खाता खोलने जा रहे हैं। आलोक सिंघई जी, आपसे समझना चाहूंगी, देश में चुनाव चल रहा है, स्थिति कितनी दक्षिण में आपको नजर आ रही है कि बीजेपी के पलड़े में है, और क्या लग रहा है आपको ये जो 400 पार की लहर है, ये 400 पार की जो वेव है, वो कितना काम कर रही है दक्षिण में? बिल्कुल काम कर रही है। और ये हमारे साथियों का, देश के बहुत बड़े का भ्रम है, वो लोग अभी स्टडी नहीं किए होते। आप ये देखें कि तो भाजपा कभी पूंजीवाद का समर्थन नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन करती है। उनकी विचारधारा दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानवतावाद से निकली है। तो वो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने की बात करते हैं। इसके विपरीत जो कांग्रेस है, उस पर वामपंथ का असर बहुत ज्यादा था। वामपंथ मजदूरों की बात करती थी, और वामपंथ जब असफल हो गया तो कांग्रेस ने समाजवाद से लेके, समाजवादी धारणा से लेके एक नया चूचू का मुरब्बा बनाया था। उसको कहते थे वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बुरी तरीके से फेल हो गई, वो डिलीवरी नहीं कर पाई, वो लोगों के जीवन में खुशहाली नहीं ला पाई, देश को समृद्ध नहीं बना पाई। देश आज भी विदेशों के बीच में पिछड़ा हुआ रहा। तो ये एक पहली चीज तो दिमाग से हटा लेना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होने जा रहा। पूरी दुनिया में जो विकास का मॉडल है वो कॉर्पोरेटीकरण है। कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है, कॉर्पोरेट को पूंजी देना या पूंजी माफ करना, ये सारा परिस्थिति जन्य होता है। और जब भी किसी कॉर्पोरेट की असफलता की वजह होती है तो उसकी पूंजी माफ भी की जाती है, वो किसी के पास में नहीं जाती। और उस सब चीजों का हिसाब किताब रखा जाता है, और जहाँ से पूंजी कलेक्ट की जाती है वो भी व्यवस्था की जाती है। तो पहली चीज ये भय निकाल देना चाहिए लोगों को। सरकारीकरण देश की समस्याओं का समाधान नहीं है। तो आप जब सरकारी नौकरियां दे नहीं सकते, गाँव
कॉर्पोरेटीकरण आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बात करता है, वो बैलेंस शीट पे चलता है। जी। तो इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दी जानी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज है कि वो जो बार बार अन्ना आंदोलन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलाया था। हाँ। और जन लोकपाल भी भारतीय ठीक जनता है पार्टी। आलोक जी, लेकिन दक्षिण में क्या स्थिति है? जी। अगर बीजेपी वहां पर पैर जमा लेती है तो बहुत अच्छी बात। कितनी सफलता उसको मिलेगी? मतलब जो चुनौतियां वो फेस कर रही इसी थी के वो साथ पूरी। मेरा आग्रह भी है कि सभी मेहमानों से कि चूंकि समय की सीमा बहुत को देखते छोटे हुए में, कम बहुत शब्दों में छोटे अपनी प्रतिक्रिया रखें। बहुत जी। छोटे में बताते हैं कि जी। इसलिए है दक्षिण में भाजपा कोई अपने दम पे नहीं चल रही। जी। भाजपा ने जो योजनाएं बनाई हैं वो योजनाएं देश के हर गांव-गांव तक पहुंची है। जी। और उन योजनाओं का असर है कि आज दक्षिण में भी लोगों के अंदर विश्वास हुआ है। हाँ। दक्षिण के कई लीडर्स निकल के आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए। जी। तो ये सारी चीजों के आधार पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में भी अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है और वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ में अपनी बढ़त भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जैसा कि हमने देखा चुनाव के शुरुआत में सबने अपने अपने, किसी ने संकल्प पत्र दिया, किसी ने न्याय पत्र दिया है और उसमें बताया कि हम क्या क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव आगे बढ़ा, विभांशु जोशी जी, हमने देखा कि किसी ने ये नहीं बताया कि हम क्या करेंगे। लोगों ने ये बताना चालू कर दिया कि वो आए तो ये करेंगे। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि यदि कांग्रेस आई तो मंदिर पर ताला लगा देंगे। राहुल गांधी बता रहे हैं कि ये तीसरी बार सरकार में आए तो संविधान फाड़कर फेंक देंगे। वो ये नहीं बता रहे कि हम आए तो क्या करेंगे। देखिए, जहाँ तक मैंने अभी आज ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट पढ़ा, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने जो अभी 10 सालों तक हमने जो किया है, तीसरे टर्म में उसे हम और आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने 10 सालों में क्या किया, उन्हीं के घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ है, और दूसरे राजनीतिक दल चाहें तो चुनाव आयोग से उसकी शिकायत कर सकते हैं। देखिए, वो अपने घोषणा पत्र पे भारतीय जनता पार्टी लिखती है कि हमने गरीबों को मुफ्त राशन दिया जिसमें 80 करोड़ लोग थे, हमने उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जिसमें 10 करोड़ लोग थे, हमने पीएम आवास दिए जिसमें 4 करोड़ लोगों को लाभ मिला, हमने जल जीवन मिशन नल से जल जिसमें 14 करोड़ लोगों को लाभ मिला। और भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की एक योजना है जिसको हम बोलते हैं अपनी चिकित्सा की जो योजना है, आयुष्मान योजना। देखिए, आयुष्मान योजना को भी उन्होंने इस बार काफी बड़े तबके को लाभ दिया। अब उन्होंने कहा है कि हम इसको 70 वर्ष तक ले जाएंगे। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है, आज ही लिखा है कि जो हमने 10 सालों में किया उसको और हम आगे लेकर जा रहे हैं। तो अपनी योजनाओं की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन राहुल गांधी जी का एक सोशल मीडिया पे एक बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपने भारत के प्रधानमंत्री को यह बोलते हैं कि वो हम मनोचिकित्सक से इलाज कराएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 दिन पहले आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा अमर्यादित है, और फिर खुद ही 2 दिन बाद खुद कहते हैं कि वो मनोचिकित्सक से इलाज कराएं। किसी के भी स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी किया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक के प्रति कभी भी स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए। और भारत का प्रधानमंत्री सभी देश के नागरिकों का प्रधानमंत्री है, उसको मनोचिकित्सक के तौर पर आप यदि बोलेंगे तो पूरी दुनिया में हमारी साख को प्रभावित होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी अपनी गरिमा होती है, क्योंकि उस पद की गरिमा होती है। उसके विरुद्ध यदि ऐसे किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना तो उस पर ये जरूर बात होती कि फिर लोग गौर करते हैं, विचार करते हैं कि आपकी मनोस्थिति क्या है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। और मनोस्थिति को लेकर क्योंकि आप बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद के लिए कुछ भी बोलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, लेकिन ऐसे संवैधानिक पद के लिए कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। जैसे कि विभांशु जी ने कहा, प्रकाश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, 6 चरण पूरे हो चुके हैं, 7वां चरण 1 जून को है। अब क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुद्दे हम लगातार बार बार इस पर चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मुद्दे जो है वो शिफ्ट होते गए। 7वें चरण का मुद्दा आपको क्या लग रहा है? अंतिम छोर पर पार्टियां किस मुद्दे को अपने हाथ में लेंगी? तो जब ये आपने जी मानसिक पे आ गया जी 2014 से पहले प्रधानमंत्री 2014 से पहले प्रधानमंत्री होते थे, वो संवैधानिक पद तब भी हुआ करता था। बिल्कुल ठीक है ना, उनके लिए बहुत से शब्द कहे गए। और दूसरी चीज, जब इतना लोड क्यों लेना चाहिए? जब स्वास्थ्य ठीक नहीं तो विश्राम करना चाहिए अपने को। पर भाषा ही, जैसे आपने एक संशोधन किया अपने यहाँ पर एक तो आपको एक गरिमापूर्ण, आप स्टार प्रचारक भी हैं भाई, आप प्रधानमंत्री अकेले नहीं है, आप भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। तो आलोचना तो होगी, या तो आप प्रधानमंत्री पद की मर्यादा रखें, अपने विश्राम करें। यदि आप स्टार प्रचारक के रूप में बोल रहे हैं तो प्रतिपक्ष से टिप्पणियां आना स्वाभाविक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो
ये अलग चीज है। अब मुद्दे भाषाई पतन के साथ आप मुद्दों का पतन आप देख रहे हैं कि जो मुद्दे थे वो उठे ही नहीं। जैसे आदरणीय भाई साहब ने कहा था कि उनको आंकड़ों पे विश्वास नहीं हो रहा, तो वो गवर्नमेंट फंडेड संस्था ही है, CSDS लोक नीति उनके हैं, ISS वगैरह ये सब गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं। गवर्नमेंट ने अपने हित में सर्वे कराती है, बाकी जो उसके खिलाफ जाते हैं वो सर्वे उसने बंद कर चुकी है। तो पहले जैसे एक निष्पक्ष सर्वे अब होते भी नहीं है। अब थोड़े कुछ चीजों का आपको दे दूं, जैसे अभी नड्डा जी का आया था तो कि RSS की जगह हम सक्षम हो गए हैं। आप यदि विधानसभा से पहले की एक आध मेरी डिबेट याद हो तो मैंने कहा था भाजपा को उससे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एजेंसियों का प्रयोग पूंजीवाद की जहां तक बात थी, उस पर इतना पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड ने बता भी दिया है, इतना पैसा है कि वो एजेंसियों के सहारे उसका प्रचार तंत्र पूरा नेटवर्क उसका चलता है, तो उसे बहुत ज्यादा किसी की जरूरत है नहीं। उसने सबको सक्षम कर दिया है। अभी द वायर के राजशेखर जी का आर्टिकल आया, उसने बीजेपी पे आरोप लगाया है। देखिए अभी तक उस पर कोई मानहानि का केस नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि उसने बताया कि जितना भी कलेक्शन हुआ नहीं भाजपा के पास, 60,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी उसकी भाजपा की पूरे देश में है, जबकि देश सारे टोटल कर्ज को मिला लें तो 205 लाख करोड़ के कर्जे में है, जबकि टैक्स वो भरपूर ले रहा है। यदि हम विकास की बात कर रहे हैं, यदि सड़कें बन रही हैं तो टोल टैक्स है, रोड टैक्स है, दुनिया भर के टैक्स हैं। एक वो जो सन्यासी बाबा थे, जैसे भाई साहब ने बताया कि RSS का भी योगदान था अन्ना आंदोलन में, और हमारे आलोक भाई कह रहे कि बीजेपी का नहीं था। आप उसका एक प्रत्यक्ष उसका प्रमाण देखें कि रामदेव बाबा भी धरने पे अलग से बैठे थे, वो अपनी पार्टी के नाम से। जब तक वो भाजपा के साथ थे तब तक बढ़िया चल रहा था। तो जैसे ही उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट एक आंदोलन चालू किया था जन लोकपाल के लिए, तो उनको रात को लट पड़े थे और भागे थे सलवार पहन के। वो आपने दृश्य देखा होगा। वो वापिस भाजपा में समाहित हो गए तो सब नॉर्मल हो गया। तो आप समझ सकते हैं किसका किसके पीछे रोल रहा है। बिल्कुल, अब चूंकि समय की सीमा है, जी समय की सीमा है, इसलिए चाहूंगा कि दिनेश निगम जी 30 सेकंड में अपनी बात रखें कि वास्तव में चुनाव वैसा हो रहा है जैसा जनता चाहती है, या फिर वैसा हो रहा है जैसा राजनेता चाहते हैं? बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस बार 2024 का जो चुनाव है वो उसमें लोकतंत्र की पूरी तरह से हंसी और मजाक, लोकतंत्र को बिल्कुल मजाक बना के रख दिया गया है। चाहे वो कोई भी दल हो, सभी दलों के नेता जो है एक दूसरे के ऊपर इतने निम्न स्तर तक के आरोप लगा रहे हैं, जो जिनको जनता जो है अभी जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, जैसा कि आपने एक बात कही थी कि पहले चरण के चुनाव से ही जनता की चुप्पी सामने आई थी। तो आप ये देखिए कि अभी 6वां चरण के भी चुनाव हो गए, लेकिन अभी तक आदमी ये ठोस दावा नहीं कर सकता है कि किसकी सरकार बनने जा रही। कहने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा फिर से देने लगी। आपको याद होगा बीच में उन्होंने इसको बंद कर दिया था, है ना। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि इंडिया जो गठबंधन है ना, उसने भी वो 360 और 300 कितने का नारा देना उन्होंने भी शुरू कर दिया, है ना। तो ये सब ये नारेबाजी से का जवाब जो है 4 अभी जून को मिल जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही। पर ये सही है कि लोकतंत्र की सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने भरपूर मजाक उड़ाया, भरपूर, जो आज तक नहीं हुआ वो इस 2024 में हुआ। करते हैं पूरी दुनिया में, बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है, और उसी लोकतंत्र को नीचे दिखाने के लिए फिर उसका स्तर, उसकी गरिमा खंडित करने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल गरिमा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी। हाँ। ठीक है, और जिस तरह से लगातार मुद्दों को लेकर क्योंकि बात की जा रही है, पूरे देश में चुनाव की जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं, मुद्दे शिफ्टिंग किए गए। शुभकरण पांडे जी, 2 लाइन में जल्दी से मैं आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि अभी सूरज जी ने भी पूछा कि चुनाव को लेकर जो स्थिति है, जो दावे हैं वो कितने दमदार हैं। आपसे जानना चाहूंगी क्या लग रहा है आपको, किसकी स्थिति कितनी स्ट्रांग है, राजनीतिक दल जनता को लुभाने में कितना कामयाब हुए हैं? देखिए, इसका ये ऐसा है कि जिस तरीके से चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, अपना एजेंडा, अपना मिशन लोगों ने रखा और पार्टी के सामने अपनी बात रखी, और कौन सरकार, वर्तमान सरकार जो है उस पे कितना विकास किया, आज उसका समीक्षा का समय नहीं है। 6वां चरण वोटिंग हो चुका है, और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबका है कि ये इस समय वोटिंग करने का समय है। देश न्यूज ने हर मिशन को हर अच्छे ढंग से मुद्दा उठाया है, और देश न्यूज की तरफ से भी मैं अपील करता हूं कि जो अंतिम चरण बचा हुआ है, आप अपने घरों से निकलिए
और खींचपूट करिए। और ये तो सरकार का मतपेट में सबकी भविष्यवाद बंद पे है। ये तो 4 तारीख को जो जनादेश होगा, उस जनादेश हमको आप सबको स्वीकार होगा। और सारे जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत साधुवाद। और जिस तरीके से अपना एजेंडा, अपना मिशन और अपनी राजनीति अपने अपने क्षेत्र में लोग रखे, ये 4 तारीख को ये पता चलेगा कि जनादेश किसके पक्ष में। अभी हम बात कर रहे हैं राजनेताओं के द्वारा दिए गए बयान की, और 4 तारीख को हम चर्चा करेंगे मतदाताओं के द्वारा दिए गए निर्णय पर कि उन्होंने क्या निर्णय दिया है। हालांकि वर्तमान में जैसा देखा जा रहा है कि 90% सीटों के प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 4 जून को परिणाम खुलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। और क्योंकि आज का हमारा मुद्दा भी यही था कि बातों ही बातों में मुद्दे जो शिफ्ट किए गए हैं, 7वां चरण बचा हुआ है, 1 जून को इसके मतदान होने हैं, 4 जून को परिणाम आएंगे, जिसका सभी को इंतजार है। और 7वें चरण के लिए हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि जो अंतिम सीटों पर मतदान बचे हुए हैं, आप अपने घरों से निकले, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। लेकिन एक मतदाता जो, क्योंकि हम लगातार मतदाताओं के बारे में बात करते आए हैं पहले चरण से सूरज जी, जो साइलेंट वोटर है उसकी स्थिति पता लगाना इस बार बेहद मुश्किल है कि जो जन आदेश है वो क्या होने वाला है 4 जून को। बिल्कुल सही कहा कि तस्वीर पर्दे के पीछे है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो धुंधल का हटने वाला है, क्योंकि धुंधल का नहीं है, सीधा पर्दा है। उस पर्दे के पीछे क्या कुछ है 4 जून को सामने आएगा। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, बस समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। तमाम मेहमानों का, शुभकरण पांडे जी, आलोक सिंह जी, प्रकाश सक्सेना जी, रमेश शर्मा जी, विभांशु जोशी जी और दिनेश निगम जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।